नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारी जो मर्चेंडाइज़ है, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज़ अब उपलब्ध है। हमारे साथ है आज कमांडर संदीप धवन, एक्स इंडियन नेवी एविएटर, और इनसे हम बात करेंगे कल के जो एक सीडीएस हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यूज़ के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कमांडर संदीप धवन ने J-35 के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो हमारे रफाल मरीन जो मिलने जा रहे हैं इंडियन नेवी को, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका संदीप जी जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार जी, जय हिंद। बहुत बढ़िया लग रहा है आके दोबारा एक बार बात करने का, और बहुत मजा आने वाला है। बहुत टॉपिक हैं, बहुत चीजें बदली हैं जब से हमने पिछली बार बात की थी, और बहुत कुछ डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, वो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो इंटरव्यू दिया है, एक ब्लूमबर्ग को दिया, वो ब्लूमबर्ग वाला तो मैंने भी उसको डिकोड किया था। उसके बाद फिर उन्होंने राइटर्स को भी दे दिया। अब ये जो इंटरव्यूज दिए हैं, इनको आप कैसा देखते हैं? क्योंकि इसको लेके एक पूरी कंट्रोवर्सी बना दी गई है चारों तरफ। भारत देश जो है वो कंट्रोवर्सी बनाने में माहिर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसा उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल चीज जो नहीं बता दी है, जो पहले पता नहीं थी। मे भी इतनी उजागर नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी ही बात जो डीजी एयर ऑपरेशन थे, एयर मार्शल भारती, उन्होंने, और या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर, उन्होंने भी ऐसी बातें की थी पहले मीडिया पे। हाँ जी, विक्रम मिश्री जी ने, हाँ मिश्री जी ने, उन्होंने भी ऐसी बातें की थी। तो ये कोई ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। इन्होंने कुछ क्लियर कट बातें की हैं, लेकिन याद रखिए कि जो मिलिट्री जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये डिप्लोमेट नहीं है, ये घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं। और उन्होंने क्लियर कट बताया कि भाई कुछ लॉसेस हुए हैं और लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो डिप्लोमेट्स हैं, वो डिप्लोमेट्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उनके इतनी भयानक जो लॉसेस हुए हैं उसके बारे में ना वो बताएंगे, और ना ही किसी मीडिया को उसके बारे में बात करने देंगे, और बाहर वो खबर आने देंगे। बहरहाल आते हैं इसकी तरफ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा जो एम था उसको हमने अचीव किया, और कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स थी। टैक्टिकल मिस्टेक का मतलब कि जो ग्राउंड पे जहां पे बैटल चल रही थी, जहां पे वॉर चल रही थी, वहां पे हमने कुछ चीजें जो थी हमने सही से नहीं भांपी, और उसको हमने बाद में जब रियलाइज किया तो हमने उसको करेक्ट किया, और उसके बाद हमने अपने जो अटैक था उसको और दुगना चौगना किया, और हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट और हर तरह के इक्विपमेंट को हमने यूज किया। और उसके बाद जो हालत है पाकिस्तान की वो आपको पता ही है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। या तो टैक्टिकल मिस्टेक क्या हो सकती है, आप कहें कि भाई हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान हम पे अटैक नहीं करेगा। तो ये एक मतलब बहुत ही कोई समझदारी वाली बात नहीं है, और मेरे ख्याल से भारतीय सरकार और भारतीय सेना इसको अच्छे से जानती है कि अगर आप अटैक कर रहे हैं तो ये ना सोच लीजिए कि हम उनकी तरफ अटैक करेंगे, हम उनको थप्पड़ मारेंगे और वो बिल्कुल अपना दूसरा गाल भी हमारी तरफ कर देंगे कि एक और थप्पड़ मार लीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी मैं निकालता हूं अपनी तरफ से। जो दूसरी टैक्टिकल मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि हम उनकी जो इक्विपमेंट है उसको भांप नहीं पाए, क्योंकि उनके पास मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि कैसे एक IL-76 जो था वो कायरो से टेक ऑफ किया। वो उसको कोई भी देश लैंड नहीं करने दे रहा था। उन्होंने बहुत चक्कर लगाए, पहले सऊदी अरेबिया पे, उसके बाद वो क्या कहते हैं
ओमान में आए और ओमान में बहुत देर तक चक्कर लगाते रहे, उनको लैंड नहीं करने दिया। और फिर वो यूएई गए और वहां पे भी बहुत देर चक्कर लगाते रहे। तो वो क्या कैरी कर रहे थे, वो क्या सामान था उनके पास, ये लगाना मुश्किल है। लेकिन 100% क्योंकि वो डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं जा पा रहे थे, तो उनके पास फ्यूल कम था, तो इसका मतलब है कि वो कुछ हैवी इक्विपमेंट कैरी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और ऑब्वियसली वो मिलिट्री इक्विपमेंट था। और इसी चक्कर में ना ये तीनों देश, क्योंकि इन तीनों देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने लैंड नहीं करने दिया। बहरहाल वो वहां यूएई में फाइनली डिप्लोमेटिक प्रेशर और जिसके साथ वो लैंड किए, अगला फिर उसके बाद रिफ्यूलिंग की और टेक ऑफ किए। और एक हेलीपैड, याद रखिए IL-76 एक बहुत बड़ा जहाज है, उनका जो डेस्टिनेशन फाइल किया हुआ था, एक वो हेलीपैड का डेस्टिनेशन था। तो जब अच्छा। मैंने उसको एनालाइज किया, हाँ हेलीपैड हम्म। तो फिर उससे करीब 100 किलोमीटर की दूरी के आसपास मुजफ्फराबाद की एक एयरफील्ड है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जहाज वहां जाके लैंड किया, ये मिलिट्री के अंडर में है, और वो वहां जमीन पे बना रहा। उसके बाद उन्होंने, मैंने फिर से ट्रैक किया इस जहाज को, और ये घोस्ट एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ करके चाइना के इसने कई चक्कर लगाए। उनसे एक मिस्टेक हो गई लास्ट में, जब लास्ट ट्रिप जो लगाया, उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था, उन्होंने अपना क्योंकि एक कोड ट्रांसमिट करना होता है बताने के लिए कि मैं यहां पे हूं, और वो उन्होंने मुजफ्फराबाद में लैंड करने से पहले वो कोड ट्रांसमिट कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने वो कोड ट्रांसमिट कर दिया, वो उनका पूरा ट्रैक मेरे पास आ गया कि वो कहां से आए थे, और वो सीधा चाइना में बीजिंग के नॉर्थ में एक मिलिट्री फील्ड है, वहां पे आ गया। तो ये हो सकता है 100% इसकी मुझे काफी ज्यादा गुंजाइश है कि उन्होंने इनिशियली जो था पाकिस्तान को 15E PL-15E, जिसकी रेंज है करीब 80 to 90 माइल्स, वो मिसाइल उनको सप्लाई की थी, जो कि J-10C और JF ब्लंडर कहता हूं वैसे तो मैं उसको, JF-17 थंडर। तो JF-17 ब्लंडर जो है, उसका जो ब्लॉक 3 एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उस पर भी फिट हो सकती है। लेकिन JF-3 थंडर जो है, उसमें क्योंकि उनका रेडार की रेंज कम है, तो उसमें चाहे वो आप 15E PL-15E फुल रेंज लगा लीजिए, और चाहे 15E लगा लीजिए जो एक्सपोर्ट वर्जन है, वो दोनों ही उसकी रेडार की रेंज से ज्यादा है, तो इतना इफेक्टिवनेस नहीं है। और इसी कारण अगर आप याद करें कि बहुत से जो उनके ये PL-15 मिसाइल्स थे, ये भारत में इंटैक्ट या तो गिर गए या डिस्ट्रॉय कर दिए गए, क्योंकि उसके बाद एक रेंज के बाद जो उनका JF-17 है, वो उसको गाइडेंस नहीं दे पाया, तो उसको अपना रेडार यूज करना पड़ा और वो डिस्ट्रॉय हो गया। बहरहाल आते हैं वापस टॉपिक पे। तो हमारे मेरे को जो लगता है कि भारत को जो सरप्राइज मिला, वो था ये कि उनके पास PL-15 जो कि फुल रेंज मिसाइल है 124 माइल्स वाली, वो उनको मिल गई। क्योंकि जो मेरे पाकिस्तान में जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया है कि जो मैक्सिमम रेंज पे PL-15 ने फायर किया है, वो 114 माइल्स पे है। तो 114 माइल्स और 124 माइल उसकी मैक्सिमम रेंज है। और ये भारत के लिए एक सरप्राइज हो गया, क्योंकि भारत ने या तो भापा नहीं था, और या भापा था तो सोचा नहीं था कि ये वाला इक्विपमेंट चाइना उनको सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा मैं दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी उनके इंटरेस्टिंग। हाँ पूरे उनके जो वक्तव्य दिया उन्होंने, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई खामी या कंट्रोवर्सी नहीं देखता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि एक मिलिट्री ऑफिसर जो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ना तो वो डिक्टेटर्स हैं और ना ही वो डिप्लोमेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक चीज़ बस इसमें ये कहूँगा कि ये मीडिया भी हाँ इसको जी। उछाल रही है, क्योंकि जब वो लॉसेस की बात कर रहे हैं, उस लॉसेस का हर एक आदमी ये इंटरप्रिटेशन ले रहा है कि आपके जेट फाइटर्स का लॉस हुआ है। हाँ, तो इसके बारे में मैंने लिखा था कि भाई कैसे आप एक ना यूके का हमारे पास ड्रोन है, जिसको हम टारगेट फायरिंग के लिए यूज करते हैं, और भारतीय एक है लक्ष्य, और उनका बैंशी है। तो वो ये दोनों जो है प्रैक्टिस के लिए भारत में यूज किए जाते हैं। और ये जो दोनों ड्रोन्स हैं,
ये किसी भी तरह के जहाज का रूप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एक सिग्नेचर छोड़ता है हर जहाज, उसका एक रेडार क्रॉस सेक्शन होता है और जो वो बताता है कि ये इस तरह का जहाज है और इसका जो एमिशन है वो इस तरह का है। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि बहरूपिया है ये दोनों जो हैं, और ये भारतीय जहाज जो है उसको कभी J-20 बना देते हैं, उसको कभी J-10C बना देते हैं अपने युद्धाभ्यास के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। और यही जो है भारत ने भी यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए, और वो बेवकूफ बने। आप याद करिए कि सीडीए साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे राफेल गिर गए हैं या हमारा Su-30 गिर गया है या हमारा कौन सा जहाज गिर गया, नहीं कहा उन्होंने कहा लॉसेस हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जहाज के पीछे पड़ जाएं। और बेसिकली जो चीन और पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा की जो झड़ी लगाई है उस बैटल के बाद, वो एक काबिले तारीफ है, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि उस नैरेटिव बिल्डिंग में भारत ने थोड़ा डिले किया, देरी की। अब हम कर रहे हैं और हम अब विश्व में जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने बहुत बढ़िया किया, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है जो कि इनके जो इन्होंने वक्तव्य दिया उससे उभरती है। जी, तो मच अडू अबाउट नथिंग। या सो लॉसेस हैं। अब आप ये देख लीजिए ना कि पाकिस्तान में किसी भी मीडिया हाउस ने हिम्मत की या किसी भी टीवी चैनल ने हिम्मत की नहीं, ना। आज तक ऐसी कोई बैटल हुई नहीं है जिसमें लॉसेस नहीं होंगे। उनके हाँ, तो उनके हवा में ही 6 से 8 जहाजों का लॉस है। और जो उनके जो जमीन पे पड़े हुए जहाज जो हैं, उनके जो अटैक हुआ है उस पे तो तबाही का मंजर ही कुछ और है। यहाँ तक कि मेरे को कुछ लोगों ने ऐसी भी खबर दी कि 12% पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं ओवरऑल, वो या तो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऐसा बताया गया। अब ये फिगर कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका जो नंबर है बहुत बड़ा, 12% would be almost 40। 12%, जी हाँ 12%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और लेकिन 40 भी क्यों, 12% ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट लेंगे तब तो ये संख्या 50 से ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें तो ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट है ना, नॉट जस्ट फाइटर्स। जो तो हाँ जी हाँ, तो उनके जो EWC जो अर्ली वार्निंग वॉरफेयर कमांड सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, वो कम से कम 2 या 3 गए हैं। उनके C-130 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो संख्या बहुत लंबी है। ये जो इनफैक्ट जो यूएसए को एकदम से चिंता हो गई, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में उनके F-16 के डिस्ट्रॉय होने की खबर भी है। तो लेकिन मजे की चीज ये है कि ना किसी मीडिया वाले ने, ना उनके देश के और ना बाहर के, अभी गौर करिए इस बात को, कि क्या किसी रॉयटर्स ने या ब्लूमबर्ग ने जाके उनके फील्ड मार्शल को जाके पूछा कि भाई आपके कितने जहाज गिर गए? एक भी आप इंटरव्यू दिखा दीजिए मेरे को। लेकिन शांग्री-ला डायलॉग्स में उनको तो किसी ने बुलाया भी नहीं था ना। That is supposed to be a meeting of the top minds, top military minds and top defense minds, top diplomatic minds of the world. तो अगर तो आप सोच लीजिए ना कि अगर पाकिस्तान वाले गए होते तो कोई पूछता। तो अगर इतनी बड़ी उपलब्धि होती, अगर उन्होंने इतने जहाज हमारे गिरा दिए होते, तो वो शंग्रीला डायलॉग्स में मेन सीट पे, दूल्हे की सीट पे बैठे होते और वहां पे वो अपना प्रवचन दे रहे होते। तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वर्ल्ड जो है, जो वर्ल्ड की जो सीरियस मिलिट्रीज जो है, वो समझती हैं कि क्या कार्रवाई हुई वहां पे और क्या नहीं हुई है। ये मीडिया का जो एक बनाया हुआ एक पूरा मुद्दा है। और उसमें मैं बता दूं, भारत में भी थोड़ी सीरियस बात है कि भारत में भी ऐसे मीडिया हाउस हैं जो कि चीन के पेमेंट पे चलते हैं। उनके बड़े बड़े पेड आर्टिकल्स और फुल पेज के न्यूज़पेपर में उनका प्रोपेगेंडा के पूरा आता है कि चीन किस तरह से तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप गौर करें तो ऐसे मीडिया हाउसेस हैं भारत में भी।
करेक्ट, क्वाइट करेक्ट। अच्छा, ये जो दूसरी जो बोगी चल रही है, बड़ी ज़ोरदार बोगी चल रही है कि साहब कि J-35 आ गया अब तो बस। और J-35 आने के हाँ। बाद में तो सारा सिनेरियो बदल जाएगा। पाकिस्तान जो है वो शिलाजीत खाके और रुस्तम बन जाएगा और सबको उठा के पटक देगा। तो इस पे अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ इस पे। तो जी। इसकी एक बड़ी एक्चुअली मजेदार स्टोरी है बैकग्राउंड में। ये इनके जितने भी इन्होंने J-35 और J-20 ये सब बनाए हैं, इसकी बड़ी बैकग्राउंड में स्टोरी ये है कि एक इनके बिजनेसमैन थे, चाइनीज बिजनेसमैन, सू बिन उनका नाम था। और ये कनाडा चले गए। देखिए, एक सर्किटस रूट लिया इन्होंने, कनाडा पहुंचे, वहां पे बिजनेस करने लगे और ये डिफेंस में डील करते थे। और वहां से फिर इन्होंने एंट्री ली यूएसए में। और 2008 से 2014 के बीच में इन्होंने, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड थे, तो इन्होंने वहां की जितने भी ये डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ काम करते थे। वहां पे उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में उनके F-22, F-35 और C-17 जो उनके मेजर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं उनकी फाइल्स चोरी की। ये कनेक्टेड थे दो चाइनीज जासूसों के साथ और उनको उनके थ्रू ये सप्लाई करते रहे वापस चीन में। 2014 में ये पकड़े गए, 2016 में उनको जेल हुई। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जेल कितनी हुई इनको, केवल 46 महीने की, 4 साल से भी कम। और फाइन क्या हुआ, $10,000। तो ये मतलब क्या मजाक चल रहा था। 5 साल से 4 साल से कम में भी वो आज से 5 साल 6 साल पहले वो जेल से बाहर निकले, चीन पहुंचे, उनका एक हीरो की तरह वेलकम हुआ। और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे देश की बहुत हेल्प की है। और याद रखिए 2025 में चीन ने एक इंजीनियर को फांसी दी थी, उनका नाम था लियू। और उन लियू भाई साहब को फांसी इसलिए हुई थी कि जो ये चोरी की हुई फाइल्स लेके चीन ने J-20, J-35 इस तरह के एयरक्राफ्ट पे काम करना शुरू किया। और ये जो लियू भाई साहब थे ये काम करते थे इन्हीं एयरक्राफ्ट पर। और ये बहुत इंटेलिजेंट और मेजरली इन्फॉर्म्ड इंजीनियर थे, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो उस चक्कर में उन्होंने ये फाइल्स जो थी वेस्टर्न स्पाइस को, जासूसों को बेची और ये पकड़े गए और इसके बाद इनको फांसी हुई। तो आप कंपेयर करिए दो देशों के बीच में कि एक जगह पे उनको केवल 4 साल से कम की सजा हुई। और मैं बता रहा हूं आपको कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो रिसर्च वर्क का जो काम था यूएसए ने किया था, ये चाइना लेके गए। तो ये उन्होंने एक चमत्कार किया, उसके लिए केवल उनको 4 साल से कम की सजा हुई और $10,000 का फाइन हुआ। और लियू भाई साहब को फांसी हो गई उन्हीं की टेक्नोलॉजी उनको वापस बताने में। अब आते हैं कि भाई आप J-35 ले रहा है पाकिस्तान, तो पहले उनके गौर कर लेते हैं कि उनकी औकात भी है लेने की कि नहीं J-35। अगर आप उनके गौर करें तो 40 हाँ, उनका जो ऑर्डर बुक है और केवल 5 आइटम्स का, उसमें J-10C उन्होंने 25 ऑर्डर किए थे, 20 के आसपास डिलीवरी ली है उन्होंने टाइप 39B सबमरीन्स 8 ऑर्डर की हैं, वो अभी तक नहीं आई है। टाइप 054 AP उन्होंने फ्रिगेट्स ऑर्डर की थी, उन्होंने 4 ऑर्डर की थी, चारों की चारों आ गई हैं। और जो दुबकी पड़ी थी कराची के पोर्ट में जब भारतीय नौसेना वहां पे बाहर खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने उनका जो फेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 वो लिया। और अब ऑर्डर किया हुआ है उन्होंने J-35A। ए क्या है और J-35 क्या है इसके ऊपर आता हूं मैं बाद में। तो ये पूरा जो मामला बनता है ये बनता है लगभग $15 बिलियन के नीचे। पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है वो कितना है, 7.62 बिलियन लास्ट ईयर का, उससे पहले और कम होता था। 54% इस जो बजट है इसमें से चला जाता है पे एंड पेंशन में, और उनके पास लगभग 3.54 बिलियन बचता है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब 4 साल से भी ज्यादा का जो उनका डिफेंस बजट है पूरा का पूरा इन परचेजेस में चला जाएगा। तो बाकी क्या करेंगे वो, ठन ठन गोपाल।
तो ये उनकी औकात से बिल्कुल पीओएल बाहर पीओएल है की जरूरत ये। ही नहीं पड़ेगी। बस उनके कुछ कोई और काम होना ही नहीं है उसके बाद, केवल ये परचेजेस आनी है। तो ये मुद्दा जो है बहुत संगीन हो जाता है। तो क्योंकि इसके पीछे फिर कारण क्या है, कैसे आ रहे हैं ये, इस पे एक बार गौर कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चीन ने जो पहलगाम वाला जो काम किया है वो आप सोचते हैं केवल पाकिस्तान ने किया है, उसके पीछे चीन भी है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि चीन कैंसर है, पाकिस्तान तो सिम्टम है। आप सिम्टम को खत्म करिए ठीक है, लेकिन जो पीछे जो कैंसर है उसको अगर आप नहीं काटेंगे तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि चीन ने एक उद्देश्य अपना बना लिया है कि माई वे और हाईवे वाला उनका रहता है एक बिल्कुल। तो वो भारत के ऊपर इस तरह का दबाव, इस तरह की चीजें करते रहेंगे। और पहलगाम के पीछे मेरे दिमाग में कोई 100% कोई डाउट नहीं है कि चीन का आशीर्वाद रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और उसके रीजन है क्योंकि अगर आप गौर करें कि चीन ने 1979 के बाद से आज तक कोई वॉर ही नहीं लड़ी है। उस वॉर में भी वो तीसरे नंबर पे आए थे, बहुत पिछड़े हुए थे। वो वियतनाम वॉर थी। उनके पास केवल 2 जनरल्स हैं जिन्होंने वॉर देखी है, उसके अलावा किसी सोल्जर ने आज तक कोई वॉर ही नहीं देखी है। उसको वो कहते हैं पीस डिजीज। तो पीस डिजीज जो है, तो ना ही उनका कोई सोल्जर टेस्टेड है और ना ही उनका इक्विपमेंट कोई वॉर टेस्टेड है। तो जो पाकिस्तान जो है इस समय बन गया है एक टेस्टिंग ग्राउंड। वो टेस्ट करेंगे भारत के अगेंस्ट। उन्होंने J-10C वहां दिया, उन्होंने उनको PL-15 दी। ये दोनों इक्विपमेंट टेस्ट हुए और बुरी तरह से फेल हुए। और फेल हुए तो उसके पीछे आ जाता है कारण कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वहां पे हड़कंप मच गया कि भैया ये अगर ये फेल हो गया है तो हमें आगे क्या कदम लेना है। तो अब सोचिए कि जो J-10C है इसकी कॉस्ट है 40 मिलियन एक एयरक्राफ्ट की। जो PL-15 जो मिसाइल है 1 मिलियन की एक मिसाइल होती है। तो अगर जो चाइनीज प्रोपेगेंडा मान लिया जाए, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि कोई प्रोपेगेंडा भी 15 मान लिया फायर जाए, की उन्होंने और एक भी नहीं दी कहीं भी। हाँ तो वो जमीन पे गिरी पड़ी मिली है भारत में। तो और उसकी बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, उस बाद में आएंगे। तो ये अगर आपका काम 40 मिलियन के जहाज और 1 मिलियन की मिसाइल पे चल जाता है तो आपको एक 70 मिलियन का J-35A और एक उसमें जो फिट होने वाली मिसाइल है जिसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर और स्पीड जो है 4.5 मार्क के ऊपर जाती है, वो लगा के लेके आएंगे, जो बहुत महंगी है मिसाइल है। और J-35A भी है, वो महंगा, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट का एयरक्राफ्ट है। तो अगर आपका काम सस्ते में चल जाता है तो आप महंगा क्यों लेके आ रहे हैं? तो इसका मतलब उनका जो प्रोपेगेंडा था वो स्ट्रेट अवे ठह गया, गिर गया, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको लेके आ रहे हैं। एक रीजन वो है। दूसरा है कि अब भारत को सजग रहना है, क्योंकि अगर आप याद रखिए कि J-10C जो था वो 3 साल पहले आया था। तो पूरे इकोसिस्टम को बनाने में पाकिस्तान को 3 साल लग गए और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कांड किया। और उसके बाद उनको पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत फंस गया था, भारत की लीडरशिप फंस गई थी। आप अटैक करेंगे तो आप इकोनॉमिकली डाउन जाएंगे, जो कि चाइना का सेकेंड एम है, उस पर आता हूं मैं। लेकिन मेन एम, दूसरा एम जो हो जाता है कि अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो आपकी जो जनता है वो आपको रहने नहीं देगी। वो कहेगी कि आपने क्या किया, कैसे इतना बड़ा जो अपने ऊपर एक नरसंहार हुआ है उसको कैसे आपने चुपचाप सह लिया। तो ये बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं कि पहलगाम जैसी घटना हुई है। और याद रखिए कि चीन ने इनको कहा है कि हम आपको, क्योंकि 2030 में इसकी डिलीवरी होनी थी J-35A की, लेकिन उन्होंने उसको प्रोग्रेस बिल्कुल आगे लाके कर दिया और कह रहे हैं कि हम अगस्त में दे देंगे आपको, अगस्त 2025 में डिलीवरी शुरू कर देंगे। और यही नहीं, हम आपको 50% डिस्काउंट भी देंगे उसके ऊपर। तो भाई ये कौन सा देश करता है ऐसा कि 50% डिस्काउंट? क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय वहां पे हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को हम संभालें। अगर आप उनका डेटा देखें इकोनॉमी का, तो उनके जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है
बुरी तरह से क्रैश कर रहा है पिछले कई महीनों में, तो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और अगर कोई उसको संभाल सकता है तो वो केवल एक डिफेंस प्रोडक्शन लाइन है जो संभाल सकती है, और उस नैरेटिव में वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि उसका साथ वेस्टर्न मीडिया ने उनका दिया है कि J-10C बहुत एक काबिल एयरक्राफ्ट है, बहुत ही सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, और PL-15 ने तो मजा बिल्कुल कमाल कर दिया। और अगर आप देखें तो हमारा एक पूर्वी देश जो है वो पकड़ा गया है इस समय, बांग्लादेश, उसने इमीडिएटली कहा हाँ हाँ हम तो 16 J-10C लेंगे। भाई आप पे कौन अटैक कर रहा है? म्यांमार ने आज तक आपके ऊपर अटैक किया, भारत ने तो आपको आजाद कराया, तो आपको कौन अटैक कर रहा है? लेकिन वो ले रहे हैं, ना उनकी औकात है फिर भी ले रहे हैं, इकोनॉमी ढह रही है फिर भी ले रहे हैं। तो ये एक कारण आपको बताया। लेकिन दूसरा जो कारण है कि चीन जो है वो 2 साल 4 साल 5 साल की नहीं सोच रहा है, वो आज से 20 साल 50 साल के बाद की बात सोच रहा है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं एक युद्ध की, एक बड़े युद्ध की। और उनको पता है कि युद्ध जो है इवेंचुअली हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आना ही आना है। और अगर यूएसए के तो बहुत सारे बेसेस हैं यहाँ पे, लेकिन उनका, चीन का कोई भी बेस नहीं है यहाँ पे। तो उसका एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आप ये ना सोचिए कि केवल एक जहाज आ जाएगा, एक मिसाइल आ जाएगी, एक सबमरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉप उनके जो इक्विपमेंट है, ऑन पेपर ही है हालांकि, लेकिन उनके ये सारे टॉप इक्विपमेंट है। J-10C उन्होंने 600 बनाए हुए हैं। उनकी जो ये टाइप 039 भी सबमरीन है, ये भी उनकी टॉप नॉच है और बहुत बड़े नंबर में है। या टाइप 54 AP जो उनकी फ्रिगेट है, बहुत बड़े नंबर में है, सबसे ज्यादा नंबर उसी के हैं। और J-35 जो प्लेन केवल J-35 है, वो उनका एक मरीन वर्जन है, और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये पूरा एक इकोसिस्टम, क्योंकि जब ये जहाज आ जाएंगे, ये सबमरीन शिप्स आ जाएंगी, तो उनकी रिपेयर फैसिलिटी तैयार होती है, उनकी डॉकिंग फैसिलिटी तैयार होती है, उनके ओवरऑलिंग फैसिलिटी तैयार होती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, और जिसको यूज करते हुए चीन यहां से युद्ध कर सकता है। तो या तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को दिया जा रहा है, और या फिर सेल की आड़ में ये इक्विपमेंट ऐसे पोजीशन किया जा रहा है कि भारत को घेरा जाए, क्योंकि भारत जो है चीन को टक्कर दे सकता है। इस एरिया को अगर आप डिस्टर्ब रखेंगे तो इसके इकोनॉमिक इफेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तो एफडीआई कम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भारत में कम हो सकता है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब रहेंगे, और वहां पे ना फैक्ट्रीज लगेगी, ना और किसी तरह का काम होएगा। तो भारत की इकोनॉमी जो इफेक्ट होएगी, और मिलिट्री जो है वो अपने आप पर ही चलती है, बल्कि एक ग्रेट इकोनॉमी पे ही एक ग्रेट मिलिट्री बनती है। और अगर आप चाहे ब्रिटेन की बात ले लें, चाहे डच की बात ले लें, चाहे यूएसए की बात ले लें, और अब उभरता हुआ चाइना जो है इसकी बात ले लें, तो सबकी इकोनॉमी बहुत ही सुदृढ़ हुई, और उसके बाद ही तो साथ साथ चली है सुदृढ़ इकोनॉमी, स्ट्रांग इकोनॉमी, और साथ ही स्ट्रांग मिलिट्री। तो ये बहुत सोची समझी, कोई आप ये ना सोचिए कि ये तुक्के से हो गया, ये गलती से हो गया, पहलगाम हो गया, अरे कोई बात नहीं। नो नो नो, ये बहुत डीप बातें हैं। और चीन जो है वो हमेशा, उनके यहाँ एक 36 स्ट्रेटाजेम्स होते हैं, उसको जो वॉर के एंशियंट उनके जो स्टाइल्स होते हैं उस पे वॉर करते हैं वो। और वो कहते हैं कि भैया, एक स्ट्रेटेजम है, वो कहता है कि आप रिवर के इस तरफ, नदी के इस तरफ रहिए, और उस तरफ जलते हुए घरों को देखिए। मतलब कि अगर नदी बीच में है तो आपकी तरफ आग नहीं पहुंचेगी, और आप मजा लीजिए जो कि दुश्मन जो आपका है उसके घर जल रहे हैं। या फिर फाइट अ वॉर विद अ बोरोड नाइफ, मतलब कि आपने उधार लिया हुआ हथियार लीजिए और उससे आप लड़ाई लगिए। तो हथियार का मतलब क्या हो गया कि देश, देश का मतलब क्या हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है इस समय उनका प्यादा है, उनका नाइफ है, और वो पीछे बैकग्राउंड में खड़े होके मजे ले रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत किस तरह से घिर रहा है। जी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये J-35 अव्वल तो इनकी खरीदने की औकात नहीं है, और अगर ये इसको खरीद भी लेते हैं तो इट इज़ लाइक कोई इसको जो है वो ट्रायल करेंगे। इट विल बी लाइक ट्रायल।
जैसे कि HQ9 का ट्रायल हुआ, HQ9 का ट्रायल हुआ, उसमें वो फेल हुए। ये J-35 के बारे में बाकी सारी चीज़ों के साथ इसकी बड़ी वो बोली जाती है कि साहब बड़ा ज़बरदस्त स्टेल्थ है इसमें। ये स्टेल्थ का तो J-20 जिसके ऊपर ये बना है, इनफैक्ट स्केल डाउन वर्जन है J-20 का। J-35 चाइनीज़ मिलिट्री तो यूज़ भी नहीं करने वाली है। तो J-20 का स्टेल्थ भी जैसा जो चैटर होता है हमारे ये डिफेंस फोरम्स इत्यादि पे, उसमें तो ये कहते हैं कि साहब कि वो J-20 को तो हमारा सुखोई बड़े आराम से डिटेक्ट कर लेता है। नहीं, बताता हूं इसके बारे में। तो पहले एक और चीज बता दूं आपको कि ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये अलग अलग तरह के जो जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं ये क्या होते हैं। इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं जी, तो लोगों को पता लगेगा कि है क्या चीज, ये हो क्या रही। तो जनरेशन 1 के जो जहाज थी ये 1940-50 में आए थे। तो पहला फाइटर जेट था, ये सबसोनिक था। सबसोनिक का मतलब होता है कि अगर माक 1 आपकी स्पीड है तो आप जो स्पीड ऑफ साउंड पे चल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ये स्पीड, ये साउंड की स्पीड है, इस पे चल रहे हैं। और ये छोटी मोटी स्पीड नहीं है, बहुत बड़ी स्पीड है, क्योंकि 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है समुद्र तल पर ये आपको ये स्पीड मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड होती है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट तो इससे ही कम पे ही चलते हैं, 1 मार्क से भी 0.8, 0.75, 0.78 ऐसे चलते हैं। लेकिन फाइटर जेट्स जो होते हैं ये उस पे जाते हैं। तो जनरेशन 1 जो था एक फर्स्ट स्टेप था जिसमें फाइटर जेट्स आए। उसके बाद जो इसमें मिग 15, मिग 19 आ जाते हैं, मिग 17 आ जाते हैं। तो मिग 19 जो था वो एक जनरेशन 2 एयरक्राफ्ट था। तो वो सुपरसोनिक गया, उसमें आफ्टर बर्नर था, उसके विंग थे, और उनमें रेडार गाइडेड जो वेपन्स थे जिसको आप यूज कर सकते थे। फिर आ गया मिग 29 का 21 का एरा, जिसमें जनरेशन 3 के फाइटर जेट्स आ गए। तो ये थोड़ा सा एक गेम चेंजर हो गया। ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हो गए, और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज आप लड़ाई लड़ सकते थे, और इस तरह की बहुत सारी उपलब्धियां हुई। और उसके बाद फिर आ रहा आया मिग 29 का, मिराज 2000 का। तो इसमें फ्लाई बाय वायर आ गया, ये जनरेशन 4 एयरक्राफ्ट हो गए, और फ्लाई बाय वायर, हेड अप डिस्प्ले, और इस तरह की बहुत सारी, और मैन्योरेबिलिटी बहुत ज्यादा भयंकर हो गई। अगर आप ध्यान करें कि जैसे मैं जब एयरफोर्स एकेडमी में पास आउट कर रहा था तो उस समय मिग 29 आए थे, उस समय कुछ समय पहले। तो उन्होंने क्या चमत्कार दिखाए थे कि हम लोग बिल्कुल हतप्रभ रह गए थे कि ये क्या ऐसे जहाज ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये फोर्थ जनरेशन हो गया। इसमें भी अब ये नहीं है कि थर्ड जनरेशन है तो फोर्थ जनरेशन के बीच में काम नहीं होगा, या फोर्थ जनरेशन है तो फिफ्थ जनरेशन के बीच में काम नहीं होगा। उसमें भी प्लस प्लस होता है। जैसे हमारे पास अब रफाइल है तो फोर्थ जनरेशन प्लस 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 है, या हमारा LCA तेजस है तो वो फोर्थ जनरेशन प्लस का जहाज है। तो एडवांसमेंट होते रहते हैं धीमे धीमे, ग्रेजुअली। और फिफ्थ जनरेशन जब जहाज आया ये 2005 के आसपास, तो उसमें जो था, जो मेन जो चीज उसमें आई कि स्टेल्थ, जो अभी आपने बात की, या लो ऑब्जर्वेबिलिटी, कि आपको कम दिखेगा ये। तो उसका एक उदाहरण भी देता हूं इसमें। जैसे F-22 जो USA का है, ये एक मार्बल जो होता है ना, कंचा जो होता है, उसके बराबर का इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है। तो ये अगर आपके पास चलता हुआ आ गया, 2 जहाज सामने से आ रहे हैं ऐसे, तो 38 किलोमीटर्स पर आ जाएगा, और एक नॉर्मल जहाज को पता भी नहीं लगेगा कि ये जहाज मेरे सामने आ गया है। ये इतना इसका ज्यादा स्टेल्थ। और जो F-35 है इसका स्टेल्थ स्लाइटली कम है, और ये कह लीजिए गोल्फ बॉल के साइज का इसका एक RCS है, रेडार क्रॉस सेक्शन। और ये आपके सामने 58 माइल पे आ जाएगा, तब जाके आप डिटेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए कि उससे पहले ही ये अपनी BVR मिसाइल यूज करके आपको या तो डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे, या अटैक तो कम से कम अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे। तो ये जो है स्टेल्थ आ जाता है। और लोअर एंड पे
लोअर एंड पे आते हैं 5th जनरेशन के J-20, J-35 एंड 35A और Su-57। तो इनका जो स्टेल्थ है, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि ये अभी तक ये बहुत घबराते हैं और कभी भी फुल वॉर मोड में फ्लाई नहीं करते हैं, तो एक लुम्बरबर्ग एक आई होती है जो जहाज के ऊपर लगा दिया जाता है, तो वो एक अजीब तरह का एक ट्रांसमिशन करने लग जाता है जिससे आप उसको कैच कर लेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज में या फ्रेंडली फायर में आप ना मारे जाएं, इसके लिए कर लेते हैं। तो जब भी लद्दाख के आसपास J-20 आता था तो वो ये लगा के आता था सो दैट कहीं उसके ऊपर फ्रेंडली फायर ना हो जाए या इंडिया भी गलती से उसके ऊपर फायर ना कर दे। बहरहाल स्टेल्थ है, उसको दो राय नहीं कर सकते, हम नहीं बिल्कुल झुटला सकते। याद रखिए, कभी भी दुश्मन की जो प्रगति है उसको आप बिल्कुल ये ना कह रहे नथिंग इज देयर, नो, ऐसा नहीं होता है। उसकी आप स्ट्रेंथ को मानिए, मान के अपना जो काम है उसको करिए। जो चीन की सबसे बड़ी का दुर्भाग्यवश जो उन्होंने हथियाया हुआ है तिब्बत का एरिया, वो सब एयरफील्ड जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तो उनको दो काम करने पड़ेंगे। अगर उनको भारत पे अटैक करना है, कोई भी जहाज लेके आएंगे, तो या तो वो जहाज कम फ्यूल लेके टेक ऑफ करेगा और अपना फुल आर्मामेंट लेकर टेक ऑफ करेगा, या फिर फुल फ्यूल लेकर टेक ऑफ करेगा तो आर्मामेंट कम लेकर टेक ऑफ करेगा। तो उसमें बहुत लोचा है उनके लिए। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो होती है, जो जहाज आपको एक रिफ्यूलर आता है और आपको रिफ्यूलिंग करता है, तो ये तो बहुत बड़ा एक सिटिंग डक बन जाता है बिल्कुल आपके ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है सबसे पहले उस पर अटैक होगा और फिर जो एयरक्राफ्ट जो रिफ्यूलिंग करा रहा है उस पर भी अटैक होगा। तो एक पर्पस जो है भारत के अगेंस्ट इसका खत्म हो जाता है J-20 का। लेकिन फिर भी हमें पूरी तैयारी करनी है। J-35 जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले क्या हुआ कि J-35 जो था ये FC-31 था और इसको कोई ले ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने एनालिसिस किया होगा उसको, और जो FC-31 है ये एक्चुअली F-35 पे बेस्ड है। तो उसकी फिर वहां की जो पाकिस्तान जो PLA नेवी है, चीन की जो नेवी है, उन्होंने कहा कि इसमें आप इंप्रूवमेंट करिए और इसको आप J-35 कर दीजिए और फिर हम आप उसका ट्रायल करेंगे। और इस समय ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसी समय उनका जो फूजियन जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं इस समय उनके साउथ चाइना सी में। तो वो उन्होंने लिया और उसका जो फर्स्ट टेक ऑफ अभी करीब लगभग 2 साल पहले ही करीब हुआ था J-35 का। तो एयरफोर्स ने देखा तो उन्होंने भी कहा कि चीनी एयरफोर्स ने, उन्होंने कहा कि हमें भी ये लेना है, क्योंकि हमें दिखाना है विश्व में कि अगर यूएसए के पास 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको आप एयरफोर्स के लिए तैयार करिए। उस तरह से J-35A का उजागर हुआ। और इसमें एक और बात ऐड कर दूं कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं इनका एक इंटरनल बे होता है, जो बेली होता है, पेट होता है जहाज का, वो ऐसे खुलता है और अंदर भी मिसाइल्स स्टोर की जाती हैं। इनफैक्ट अगर हार्ड पॉइंट्स पे, तो इसका जैसे J-35 है, J-35A है, इसके ये करीब 6,000 टन 6 टन का या 6,000 kg का जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन अपने विंग्स के नीचे ले जा सकता है, लेकिन उससे उसका स्टेल्थ खत्म हो जाता है। तो स्टेल्थ को रखने के लिए ये इंटरनल बे में अपने मिसाइल्स कैरी करेगा। और वो मेन उसमें फिर से आ जाता है कि इट इज नॉट ओनली कि J-35A आ रहे हैं पाकिस्तान के पास, उसके साथ PL-17 जो उनकी सबसे एडवांस्ड चाइना की टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, और उसकी रेंज जो है वो 300 से 400 किलोमीटर है, स्पीड 4.5 मार्क है। और पहले क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये उसकी इंटरनल बे में फिट नहीं हो रहे थे, इसकी लेंथ ज्यादा थी। तो अभी उन्होंने उसकी लेंथ कम कर दी है और कुछ की तो जो है फिन, क्योंकि पीछे फिन होती है, उसको उन्होंने फोल्डेबल बना दिया है। तो अगर आप फोल्डेबल फिन वाली कर लेंगे तो 4 मिसाइल्स जो हैं उसकी बेली में अंदर जा सकती हैं, और अगर नॉन फोल्डेबल होगी तो 2 मिसाइल बेली के अंदर जा सकती हैं। तो ये भारत सरकार को, भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय नेवी को इसकी तैयारी करनी है। उनको पता है कि ये आ रहे हैं
और इकोसिस्टम जो है इमीडिएटली नहीं तैयार हो जाएगा पाकिस्तान में, 3 साल कम से कम लग जाएंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं आपको कि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो होता है कि हर जहाज एक दूसरे जहाज से बात कर रहा है, जहाज जो है मिसाइल से बात कर रहा है, और साथ साथ ही अगर कोई साथ में ड्रोन्स हैं उनसे भी बात कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा सीरियस मामला हो जाता है। और इसके ऊपर काफी काम करना है भारत को, क्योंकि भारत का एमका जो कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उसका एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया है। अभी एग्जीक्यूशन दूर मॉडल है, अभी वो उस किया है। हाँ, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है उसका अप्रूवल दिया है, वो दूर है। मेरे हिसाब से वो 2035 से पहले नहीं आएगा। उसके इंजन पे बात शुरू हो गई है, उसके जो दो जो स्क्वाड्रन्स आएंगी वो इनिशियली जी इंजन की, जो अमेरिका का इंजन है G414, वो लगेंगे। और उसके बाद जो भारत इस समय रोल्स रॉयस के साथ बात कर रहा है या साफरान के साथ बात कर रहा है और कुछ जापानीज कंपनीज के साथ भी बात कर रहा है, और कोलैबोरेशन में भारत अपना इंजन बनाएगा, तो वो इंजन जो है उसके बाद की जो स्क्वाड्रन्स है 5 स्क्वाड्रन्स, उनमें लगेगा। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जितनी भी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने सुना था, कुछ लोगों ने मेरे को कहा था कि अरे आपने इतनी सारी बातें ओपन में कैसे उजागर कर दी। तो मैं ये तो कोई सब भी जो ओपन स्टेट प्लेटफॉर्म पे सीक्रेट है। है, कोई भी स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा ओपन सोर्स है। और मैं मतलब इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरे दोस्त जो है इस समय बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, भारतीय नौसेना में, भारतीय सेना में और वायुसेना में। तो मैं उनको ना तो उनको किसी मुसीबत में डालना चाहता हूँ, ना ही भारतीय सेना को किसी तरह की मुसीबत में डालना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ओपन सोर्स बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो भारत का जो ये इस समय एमका का जो काम चल रहा है, ये टाइम लगेगा उसको। साथ ही 114 MRFA जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास आने हैं, उसको हमारे को द्रुतमान गति से चलना है, उसको प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि ये रियल डेंजर है, इसको हमें समझ के चलना है, हम उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। चाहे चीन की जो जितनी भी उपलब्धियां हैं पेपर पे रहे, चाहे उसका इकोसिस्टम पाकिस्तान में ना रहे, लेकिन तैयारी हमें ऐसे करनी है जैसे उन्होंने पूरी जो चीजें बताई हैं उससे आगे बढ़कर तैयारी करनी है। और जब तक ये काम नहीं हो जाता है, भारत को किसी भी युद्ध में, और ये बहुत समझदारी का काम किया भारत सरकार ने, क्योंकि एक सोची समझी चाल थी भारत की इकोनॉमी को नष्ट करने की। तो एक होता है हेजहॉग, हेजहॉग एक एनिमल होता है, वो अगर उसको कोई अटैक करने है तो वो पूरा अंदर अपनी बॉडी के अंदर छुप जाता है, या आप कह लीजिए केचुआ जैसे होता है, या एक टर्टल होता है, टॉर्टॉइस होता है, वो अपनी बॉडी को पूरा अंदर छुपा लेता है, उसके बाद ऊपर अटैक करते रहिए, आप सफल नहीं होंगे। तो वो स्ट्रेटेजी अपनानी है, और उसमें हमें 2 लेसन मिलते हैं। एक तो मिलता है लेसन हमें यूक्रेन की वॉर से, कि यूक्रेन किस तरह से उसको अगर बाहर से सप्लाई नहीं हो रहा होता आर्म्स एंड एमिनेशन, तो उसकी हालत कब की खत्म हो चुकी होती, वो युद्ध कब खत्म हो चुका होता। तो आत्मनिर्भरता उसके पास नहीं थी हर तरह के इक्विपमेंट की, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा लेसन भारत को है कि आत्मनिर्भरता ही आपको आगे ले जा पाएगी, ये ऑफ द शेल्फ परचेजेस जो है भारत को नहीं ले जा पाएंगी। दूसरा जो है उसमें लेसन है हमें रशिया से लेना है, कि रूस जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, छिन्न भिन्न हुआ था, तो उसमें से रशिया निकला था। तो ना तो उनके पास सामर्थ्य था, इकोनॉमिक वेलबींग थी उनके पास, और जब इकोनॉमिक पावर आपकी खत्म हो जाती है, तो आप जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट कर रहे होते हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो वो जो स्लो डाउन हुई, तो उनका जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट का जो प्रोग्राम था वो भी स्लो डाउन हो गया, और Su-57 आ गया है, लेकिन ये लोअर एंड पे है इस समय भी। तो उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने इमीडिएटली S-300, S-400, S-500 की एक झड़ी लगा दी और अपने को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया।
तो अगर आप गौर करें तो भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो S-400 हो। तो हमें गौर करना है कि हम अपने को किस तरह से कंप्लीटली सिक्योर कर लें। एक एक जो जैसे आयरन डोम है, या अभी इस समय गोल्डन डोम यूएसए बनाने जा रहा है, वो हमने ऑलरेडी प्रदर्शन कर दिया है, और वो आश्चर्यचकित है, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हैं। लेकिन उसी तरह से हमें अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ कर लेना है, और उसमें एक S-500 का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि याद रखिए कि S-500, अगर S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी ये डिटेक्ट कर लेता है 600 किलोमीटर तक, तो S-500 2000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर लेता है। S-400 की रेंज है 400, तो S-500 की है 600 किलोमीटर तक ही अटैक कर लेगा। 200 किलोमीटर हवा में ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है कि जो लो ऑर्बिट में जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, इनको भी ये नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप अगर पाकिस्तान की जो विड्थ देखिए पूरी, तो 885 किलोमीटर की उसकी विड्थ है, 885 किलोमीटर। तो वो तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है, पाकिस्तान, हाईएस्ट पॉइंट पे है वो, हाँ हाईएस्ट है, बलूचिस्तान तो पे। बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर आपके पास S-400 है, तो उसको अपने देश की जो आधी चौड़ाई है उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर वो उससे पीछे चला गया, तो उसका PL-15, PL-17 ऐसे ही फेल हो गया। और अगर आप कहीं S-500 ले आए, तो उसको 600 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। वो ईरान के आसपास कहीं गिरा पड़ा होगा, उसका जितना भी आर्मामेंट है, उसकी जितनी भी एयरक्राफ्ट हैं, उनको छुपाता फिरेगा वो वहां पे, और दोनों मिसाइल्स फेल हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा सुदृढ़ एक तरीका है चीन की रणनीति को फेल करने का, पाकिस्तान की जो एक पागलपन है उनके आर्मी और एयरफोर्स में, उसको खत्म करने का। तो ये बहुत बड़ा एक कदम हमें लेना पड़ेगा इस तरह से। जी, तो लेकिन अब हमारा लोकल भी तो वो प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, वो भी कुशा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और ये हमने बहुत ज्यादा प्रूव कर दिया है कि जो हमारी तो इसके ऊपर कभी एक हम एयर डिफेंस के ऊपर एक सेपरेट वार्तालाप कर सकते हैं, और बहुत एक सुदृढ़ हमारा ये काम चल रहा है। तो इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन इस समय जो मुद्दा जो है कि हमें J-35A जो जहाज आ रहा है, इसको कैसे डिफीट करना है, और उसके तरीके होते हैं। और उसमें एक देखिए, एक होता एक बात है और मैं पूछता हूँ, ये J-35 आपने कहा कि अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ट्रायल्स और इसकी जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस है, एफओसी जिसको बोलते हैं, उसके बीच में तो बहुत टाइम लगता है। आपका जो सबसे काफी पहले टाइम लगता है, तो आप ये इसीलिए मैं कह एक रहा हूँ मिनट ना में ये। एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो J-10C है, ये सबसे पहले फ्लाई किया था 97 में, और इंडक्ट हुआ जाके 2008 या 2009 में। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी उसके बाद, और ये सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि ये वेस्टर्न मॉडल पे बेस्ड है। ये F-16 जो कंपनी थी, उन्होंने इजराइल के साथ संबंध बनाए, और उन्होंने एक लावी एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की थी इजराइल ने। और वो एयरक्राफ्ट उनको लगा कि रिक्वायरमेंट नहीं है इजराइल की, तो उन्होंने कुछ प्रोटोटाइप बनाए थे। और चीन के एक उस समय जो चीफ डिजाइन ऑफिसर थे फाइटर जेट्स के, वो इजराइल गए, और उन्होंने उनसे एक लावी एयरक्राफ्ट का पूरा मॉडल खरीद लिया। एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया वहां से उन्होंने, और उसको चीन में लेके आ गए, और उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसके ब्लूप्रिंट्स उनके पास थे। और उसके बाद J-10 बना, फिर J-10A बना, फिर J-10B बना, फिर J-10C बना, जो कि 600 से ज्यादा उन्होंने बनाए हैं। तो ये सक्सेसफुल इसीलिए है कि उनके पास एक पूरा का पूरा जहाज था, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और साथ साथ जो उनको ब्लूप्रिंट्स मिले थे, उसको यूज करके उन्होंने बनाया। और सिमिलर स्टोरी इनकी FC-31, जो कि J-35 बन गया है, और J-20 की है। क्योंकि J-20 जो है, ये एक F-22 मिग 1.44 और इस तरह की चीजों के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और J-35 जो है, ये पूरा का पूरा F-35 पे बनाया गया है। तो और
अगर आप वेट की भी बात कर लें तो J-35 जो है ये 28 टन का एयरक्राफ्ट है, 28,000 के आसपास इसका वेट है। F-35 जो है इसका 31,000 टन का वेट है। F-22 जो है ये 38,000 kg कहा जाता है, और J-20 जो है ये करीब 37, तो बिल्कुल आसपास, बिल्कुल हल्का सा उन्होंने कम किया है। ओनली प्रॉब्लम इज कि जो J-35 है ये ट्विन इंजन है, और F-35 है ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो ट्रम्प साहब, वो पगला गए थे कि अरे भाई अभी हम F-47 तो बना ही रहे हैं। बहरहाल F-47 जो है उनका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑलरेडी 2020 में फ्लाई कर चुका है, और 3 कंपनीज रेस में थी और उन्होंने बोइंग को सिलेक्ट किया है F-47 बनाने के लिए। और 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, मतलब कि वो खुद एनालाइज करेंगे डेटा जो आ रहा होगा, ये नेटवर्क सेंट्रिक होगा, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ये ड्रोन्स के साथ फ्लाई करेंगे, और एक इनके पास एबल विंग मैन भी होगा, जो कि जो पूरा आपस में एक दूसरे से बात करते हुए वो फाइट करेंगे। इस पे भी हम कभी बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत भी एक कैट्स सिस्टम है वो बना रहा है, और उसमें काफी ज्यादा आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। तो जी। इन्होंने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, मैं तो कह रहा था कि थोड़ा अंत में रफाल एम जो आए हैं इंडियन नेवी के लिए, हाँ जी। उनके बारे में भी बात हो कि साहब उससे क्या अंतर पड़ेगा। तो अगर आप गौर करें कि भारत जो है इस समय बहुत ही एक कमांडिंग पोजीशन पे है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन में भारत एक कमांडिंग पोजीशन पे है। जो हमारा पिछली बार का जो एयरक्राफ्ट सिलेक्शन था MiG-29, वो थोड़ा इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, सही नहीं था। उसकी जो सर्विसिबिलिटी रेट थी वो लो थी, मैं आपको बताऊंगा नहीं कितनी थी, लेकिन लो थी वो। और फिर भी उसके साथ हमने बहुत बढ़िया डिप्लॉयमेंट्स किए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे पास 40 के आसपास जहाज हैं वो हमारे पास। और अब जो है हम लोग 26 के आसपास जहाज ले रहे हैं, 26 जहाज ही ले रहे हैं रादर। उसमें 22 जो हैं वो सिंगल सीटर होंगे, और 4 जो है वो डबल सीटर होंगे। डबल ट्विन सीटर जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ट्रेनिंग दे जा सके लोगों को, क्योंकि डेक लैंडिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत मुश्किल होती है। और इसमें आपको बता दूं कि चीन जो है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आती है उनको, और उसके लिए उन्होंने पिछले दिनों वेस्टर्न फाइटर पायलट्स को हायर किया था। और जो, क्योंकि उनको पता था कि ना तो उनको उनकी टैक्टिक्स सही है, और ना ही उनकी जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो सही है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जो रफाइल एम जो आ रहे हैं हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट होंगे। इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है भारत में, इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। और याद रखिए कि हम F-18 भी ले सकते थे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा अगर आप खिचड़ी कर दें जहाजों की तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसके मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, उसकी ट्रेनिंग, उसके जो उसके ऊपर आप जैसे भारत में बहुत सारे जो हमारे भारत में रफाइल आए हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किए हैं, उसके 47 के आसपास इम्प्रूवमेंट किए हैं, कि उसमें हमने अपना इक्विपमेंट लगाया है। और उसको ये जो समझौते हो जाते हैं, ये जब आप जहाज खरीद होते हैं उसी समय होते हैं, और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उनके इंजीनियर्स आएंगे और इस तरह के इंप्रूवमेंट्स करेंगे। और तो भारतीय नौसेना के जो रफाइल आ रहे हैं इसमें भी इंप्रूवमेंट्स होंगे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो किस तरह की मिसाइल लगेगी और उसमें आत्मनिर्भर जो कंपोनेंट है वो क्या होएगा, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होएगा। और इसमें थोड़ा सा इस जहाज में भी मॉडिफिकेशन होगा हमारे डेक के हिसाब से, और जो हमारी जो लिफ्ट्स हैं उसमें आने के हिसाब से, और ये सब चेंजेस आएंगे। और भारत में इस समय जो है इसको लॉन्च का जो सिस्टम है वो अभी भी पुराना सिस्टम है, जो कि स्टीम से लॉन्च किए जाते हैं ये फाइटर जेट्स। तो
नेक्स्ट जो कदम होना चाहिए और जो एम होना चाहिए भारत का, वो ईमॉल्स की तरफ होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम है। ये नया सिस्टम है, इसकी मेंटेनेंस कम होती है और ये अभी हालांकि प्रूवन नहीं है। जो फूजियन जो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो नया तैयार है और अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, उसका रीजन ही यही है कि ना तो उनके पायलट्स के पास काबिलियत है और ना ही जो उनका जो ये सिस्टम है ये प्रूवन है। क्योंकि यूएसए में भी अगर आप लेंगे तो उनके जो फोर्ड क्लास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन्हीं पे ही ये ईमॉल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम लगे हुए हैं। और इसके अलावा पूरे विश्व में किसी भी देश के पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। तो भारत का ये एम है और इसमें भारतीय नौसेना के जो चीफ थे उन्होंने इसमें कहा भी था कि हम करेंगे। और रफाल के आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है, शक्ति जो है, वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगी एयर पावर के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही सक्षम जहाज है। और आप बिल्कुल जो ये मीडिया में जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ये इस पे ना जाए, क्योंकि चीन भी चाहता है कि वो अपना सामान पूरे विश्व में बेचे, यूएसए भी चाहता है वो अपना सामान पूरे विश्व में बेचे, और कभी कभी रशिया भी कूद पड़ता है कि हम भी अपना सामान पूरे विश्व में बेचे। और जब हम लोग बात कर रहे थे, मैं इसको मिस कर गया था कि ये पूरा एक बेचने की एक स्ट्रैटेजी है चीन की, और उसमें बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हो रहा है। और केवल जो गिरे पड़े प्यादे जो हैं, उसमें कभी एकदम से इजिप्ट भी उछला था कि हम भी 40 J-10C लेंगे, लेकिन फाइनली उनको ध्यान आया कि भैया ये फेल्ड एयरक्राफ्ट है, क्योंकि उनको इंटरनल खबर थी, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। अभी इंडोनेशिया उछल रहा है, लेकिन इंडोनेशिया भी समझ जाएगा कि ये जहाज उनके लायक नहीं। जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे बहुत मातरम। बहुत मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत को तैयार रहना है। ये 3 से 4 साल में ये इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा भारत पाकिस्तान के अंदर। और वही टाइम है जो कि मेरी टाइमलाइन के साथ मैच करता है कि 2027 से 2028 की जो एक दौर जो है, वो बहुत विश्व के लिए बहुत खतरनाक है, और उसमें भारत को भी सजग रहना है। तो थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार, बहुत मजा आया। जय हिंद। जय हिंद।